नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर थ्रू चार्ट्स में। गाइस, पॉलिटी की लेक्चर की सीरीज जैसा हम लोग चला रहे हैं उसमें अभी तक सिटीजनशिप चैप्टर तक कवर हो चुका है। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली होगी और जिन लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो सब्सक्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोग के लिए उसी सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, फंडामेंटल राइट्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है लक्ष्मीकांत पॉलिटी से। तो आइए इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर कवर हो रहा है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों बोल रहे हैं ऐसे। फंडामेंटल राइट्स मेनली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन। मतलब चाहे वो डेवलपमेंट मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, मोरली हो, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दैट्स वाई हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को लिया कहाँ से गया है, तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये पार्ट 3 में कवर हो रहा है। आर्टिकल्स इसमें 12 to 35 कवर हो रहा है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स। तो गाइस, फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं ये एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है बल्कि क्वालिफाइड नेचर के हैं, क्योंकि स्टेट जो है इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। चाहे जब कोई वॉर की कंडीशन हो जाती है या कोई इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो जाती है या पेंडेमिक कंडीशन हो जाती है, उस टाइम पे जो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, दैट्स आई हैव ये क्वालिफाइड नेचर के हैं। एब्सोल्यूट नेचर के जो राइट्स होते हैं उनको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। प्लस जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इन राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। बस हमारे जो दो आर्टिकल्स हैं 20 और 21, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। आर्टिकल 9 के जो 6 राइट्स दिए हुए हैं वो भी सस्पेंड नहीं होते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है। बाकी जो दोनों इमरजेंसी है, इंटरनल और नेशनल, उसमें इनको सस्पेंड किया जा सकता है। प्लस आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है। ये कौन से आर्टिकल है, किससे रिलेटेड है, ये हम आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं और क्या क्या कैसे इसको क्लासिफाई किया जा रहा है। सबसे पहले हमारा आर्टिकल 12 आता है जो स्टेट्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। मीन्स स्टेट क्या होता है। स्टेट वो जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट है हमारी, या जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर काउंसिल है वो, या फिर जो लोकल लेवल पे म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, ये सब हैं। प्लस जो हमारी स्टेटरी बॉडी हैं जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सभी अपने आप में एक स्टेट हैं। तो आप समझ लीजिए इनको कंबाइंड एक स्टेट कहा गया है। तो इन सबको डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल में। आगे आता है आर्टिकल 13 जिसमें बताया गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन लॉ की दी गई है। नेगेटिव कैसे, कि यहाँ पे उन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि क्या लॉ नहीं है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है, तो वो आर्टिकल 13 बताता है। प्लस आगे देखते हैं, आर्टिकल 14 to 18 को राइट टू इक्वलिटी के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, 23 और 24 को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। आर्टिकल 29 एंड 30 हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 31 बता रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स, और 32 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड है। आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हमारे 4 से 5 आर्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 आता है, वो हमारा बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीजें अलग है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने हर कोई, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो हाई क्लास का हो, चाहे वो लो क्लास का हो, हर कोई इक्वल है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है। प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब जैसे कोई पुअर इंसान जिसके पास लीगलिटी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, और एक उसके काउंटर पार्ट पे देखा जाए एक रिच इंसान, तो वो हर कुछ कर सकता है, आसानी से लीगल एक्शन ले सकता है। तो उन दोनों के बीच में अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उनको इक्वलिटी पे ही देखा जाता है। ऐसा करने के लिए जो पुअर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही गई है आर्टिकल 14 में। अब अगला आर्टिकल 15 आता है, वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन कर रहा है वो हमारा किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को लेके, चाहे वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। गाइज, इसी प्रोहिबिशन के लिए ही चक्कर में ही कास्ट से रिलेटेड जो रिजर्वेशन चल रहा है ये नहीं लगाया जा पाया सका था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया इसके तहत, और ये ऐसा कहा गया कि स्टेट जब कभी ये समझें कि कहीं भी सोशली
रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है किसी कास्ट को, तो वहाँ पे वो उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती हैं। ओके, तभी रिजर्वेशन की पॉलिसी आई थी। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है 16, जो बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किससे रिलेटेड, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 17 बता रहा है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ एनी प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस। कोई भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस को बैन करता है ये आर्टिकल। अगला है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 बता रहा है कि टाइटल्स को एबॉलिश कर देना चाहिए, बस 2 चीज़ों को छोड़ के, एक मिलिट्री और एक एकेडमिक लेवल पे। इसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये 4 तरीके के अवार्ड थे, इनको रखा गया है कि बस ये कहा गया है कि आप इस टाइटल को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं कैटेगरी राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल्स हमारे 19 to 22 आ रहे हैं। 19 to 22 में सबसे पहले 19 आर्टिकल आता है, जो फर्दर 6 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले इसमें 6 तरीके के जो कैटेगरीज, उसमें पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबली, फिर एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। मतलब ये 6 तरीके के राइट्स ऐसे हैं जो आर्टिकल 19 में 921A से लेके 1G तक दिए गए हैं। पहले 7 राइट्स थे एक्चुअली। राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद हटा के लीगल राइट्स में रख दिया गया था, तब से लेके आर्टिकल इसमें केवल 6 ही बचे हैं। तो इसके तहत कोई भी इंसान फ्रीली स्पीच कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता है, असेंबली बना सकता है, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकता है, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है इंडिया में, रेजिडेंस अपना बना सकता है, प्लस कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। बट इन सभी राइट्स में कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं या फिर वो नेशनैलिटी के विरुद्ध हैं। ठीक है, इसमें जो राइट ऑफ मूवमेंट है और राइट टू रेजिडेंस है, ये जो है आपस में एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को कहीं ना कहीं। अब अगला आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 20, जो हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किस लिए? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी भी तरीके के ऑफेंस में प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल डिस्क्राइब करता है। अगला आर्टिकल 21 है, जो मेनली बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो वो आर्टिकल 21 है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी देता है कि इंडिविजुअल लाइफ को जीना एक डिग्निटी के साथ, ये हमारा पर्सनल राइट नहीं बल्कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ओके, सबसे पहले 1950 में एक गोपालन केस आया था जिसने इसका बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। उसमें केवल आर्बिट्रेरी जो एग्जीक्यूटिव हमारे अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं से प्रोटेक्शन था, लीगल मैटर्स में कोई भी प्रोटेक्शन किसी भी पर्सन को नहीं था। बट आफ्टर मेनका गांधी केस जो 1978 में आया था, उसके बाद उसने इस आर्टिकल 21 को काफ़ी ब्रॉडली डिफाइन किया और उसमें बताया गया कि पीपल लाइफ ही केवल अपनी पीपल बॉडी या पर्सनल लेवल पे ही लिबर्टी जो है एक राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि अपनी ह्यूमन लाइफ को एक डिग्निटी के साथ जीना भी कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ के अंदर आता है। अगला आर्टिकल जो है 21A है, जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया था। ये जो आर्टिकल है ये 45 आर्टिकल में पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है, जो कि एक DPSP है। बट उसमें क्या है कि जुडिशियल इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता DPSP को, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट बनाने के बाद अब फायदा यह है कि इसमें जुडिशियल इंटरवीन किया जा सकता है। प्लस ये जो हमारा आर्टिकल है ये 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 22, जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब ये आर्टिकल 22 मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका पहला पार्ट आपको ऑर्डिनरी लॉज के बारे में बताता है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में डिफाइन करता है। अब अगला कैटेगरी हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 23 और 24 आर्टिकल कवर हो रहे हैं। आर्टिकल 23 क्या बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स का प्रोहिबिशन होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग का, किस तरीके से वो किसी भी इलीगल ट्रैफिक में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो कोई वुमेन हो, चाहे कोई चाइल्ड हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो ये आर्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है। अगला आर्टिकल 24 बताता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री, जिसमें बिलो 14 ईयर्स के बच्चों को प्रोहिबिट किया गया है स्ट्रिक्टली इस आर्टिकल में। अगली कैटेगरी देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर कोई अपने रिलीजन को कैसे फ्रीडम दे सकता है, तो ये आर्टिकल 25 से 28 डिस्क्राइब है। गाइस, हमारा जो कंट्री है वो सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ चलता है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान भावना से देखा जाता है। तो उसी को लेके ध्यान में रखते हुए 4 तरीके के मेनली आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। 25 ये बताता है कि कोई भी अपने प्रोफेशन
को अपने रिलीजन को फ्री प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया में। आर्टिकल 26 बताता है कि अपने रिलीजियस मैटर्स को कैसे फ्रीली मैनेज किया जा सकता है। आर्टिकल 27 बता रहा है कि जब भी आप किसी रिलीजन को प्रमोट करेंगे आप टैक्स फ्री रहेंगे, आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 28 बताता है कि फ्रीडम मिलेगी आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अटेंड करने में, चाहे आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहें, चाहे आप मंदिर में पूजा करना चाहें, चाहे आप गुरुद्वारे में जाके सिखों की तरह अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहें, किसी भी तरीके से आपको पूरी छूट दी जाएगी। आर्टिकल 29 और 30 जो है मेनली वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है, जिसमें 29 है मेनली आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर से रिलेटेड है, और आर्टिकल 30 बताता है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने अलग फ्रीली अपना कोई एजुकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और अपना उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 31, जिसको मैं बता चुकी हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जिसको अब लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A में, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 आया था उसके बाद। आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंतर्गत है, जिसमें कोई भी इंसान अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब आर्टिकल 19 का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 19 की जो आर्टिकल में 6 कैटेगरीज अब हो चुकी है, क्योंकि जो 7 कैटेगरी थी राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी उसको डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या रिट्स आते हैं। गाइस, रिट्स वो चीज़ है जिसकी हेल्प से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो ग्रीव्ड पर्सन्स हैं उनके किस तरीके से हेल्प करते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। सबसे पहले इन रिट्स को लिया कहाँ से गया है ये देखते हैं। ये बोरोड हुई है इंग्लिश लॉ से। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत इन रिट्स को इशू करता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो रिट्स इशू करता है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ही यूज करता है, जबकि हाई कोर्ट इन रिट्स का यूज फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर पर्पजेस में भी यूज कर सकता है। अदर पर्पज वो जो ऑर्डिनरी लॉ से भी रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस रिट को इशू करने के लिए मना नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट के लिए एक डिस्क्रिशनरी राइट है तो वो इसके लिए मना कर सकता है। अब ये रिट्स 5 टाइप की होती है, 1 बाय 1 इनको हम देखेंगे कि क्या कहती है हर एक रिट। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस आती है, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। ये जो रिट है मेनली रिलेटेड है कि कैसे कोई इंसान जिसको डिटेंटिव कहा गया है वो अपने लिए कोर्ट में जा सकता है और अपनी जस्टिस के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस रिट को मेनली बुलवर्क कहा जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, अगर उसके खिलाफ कुछ गलत काम हुआ है। बट ये रिट तभी हेल्पफुल होगी अगर आपके खिलाफ लॉफुली डिटेंशन नहीं किया गया है। अगर लॉफुल डिटेंशन किया गया है तब इस रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्लस अगर वो जो मैटर है वो जुरिडिक्शन में नहीं है कोर्ट के, तब कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता है। अगली जो रिट है वो मैंडेमस यानी परमादेश। इसमें जो हायर कोर्ट होती है वो कमांड करती है ऑफिशियल्स को, मेनली पब्लिक ऑफिसर्स को जो अपनी ड्यूटीज को ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए। ये जो रिट है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं इशू की जा सकती। ये केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू की जाती है। अगली रिट आती है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है निषेध। कैसे कोई जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को मना करती है कि आप अपनी जुरिडिक्शन की सीमा से बाहर या फिर कोई ऐसा केस जो गलत उन्होंने जज कर दिया है उसको डिसमिस कर सकते हैं। इसमें जो मेनली मैटर है ये इशू होता है केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के तहत। इसमें ना कोई अलग तरीके की जो अथॉरिटीज होती है उनके खिलाफ ये रिट इशू नहीं की जा सकती है। प्रोहिबिशन जो रिट है एक तरीके की प्रिवेंटिव मेथड है। अगला जो आता है वो सर्टियोरारी है। सर्टियोरारी मतलब उत्प्रेषण, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं। इसमें एक हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को मना करता है कि आपके पास जो पेंडिंग केसेस हैं वो हमें दे दीजिए, या फिर लोअर कोर्ट का कोई ऑर्डर जो गलत दिया गया है, गलत लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हायर कोर्ट को, वो उसको एकदम वैनिश कर सकता है। ये जो रिट है ये एक तरीके से प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करती है। बिफोर 1991 जो ये रिट थी वो केवल जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को ही इशू की जा सकती थी, लेकिन आफ्टर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। अगली रिट आती है क्वो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसी रिट जिसको कोई पर्सन अपने
किसी पब्लिक फर्म के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें ये लीगैलिटी चेक की जाती है कि क्या वो इंसान सच बोल रहा है, क्या ऐसा किसी पब्लिक डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है। बट ये जो रिट है वो किसी भी मिनिस्ट्री या प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ बिल्कुल भी इशू नहीं की जा सकती। ये केवल उन्हीं बॉडीज के खिलाफ मतलब इशू की जाती है जो या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे स्टैब्लिश हो या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज हो। इस रिट की ये खास बात है कि इसको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है इस्तेमाल कर सकता है एक्सेप्ट ग्रीव्ड पर्सन्स के। बाकी ऊपर की चारों रिट जो है वो केवल ग्रीव्ड पर्सन्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशन, कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है फंडामेंटल राइट्स को, वो क्या है। तो ये हैं एक्सेसिव लिमिटेशंस। अभी हमने देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि स्टेट इम्पोज कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो काफ़ी लिमिटेशंस हैं, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया है फंडामेंटल राइट्स को लेके। सस्पेंशन हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, केवल आर्टिकल 20 और 21 ही हैं जो हमारे पास रहते हैं। 20 जो कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का प्रोटेक्ट करता है, 21 जो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स को एबोलिश कर दिया जाता है। तो ये गलत ठहराया गया है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट होने चाहिए, इन्फ्रिंज नेचर के क्या कहते हैं कि होने चाहिए, उनको कोई इन्फ्रिंज ना कर सके। अगला है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू रेस्ट ऐसा करके कुछ नहीं दिया गया है। जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूएसए, यूएसएसआर, इन सबको ये राइट्स दिए, यहाँ पे ये राइट्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है। एक्सपेंसिव रेमेडी मतलब गरीबों के लिए थोड़ा जस्टिस पाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव कहा जा रहा है इसको लेके क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब कि डेफिनेशंस काफ़ी वेग हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर हो गया, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो नो क्लियरिटी, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मेथड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में, इसको लेके क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में मेनली ये मेथड जो है नहीं लिया जाता है, तो इसको लेके हम फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। नो परमानेंसी मतलब पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, जैसे प्रॉपर्टी का राइट हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको अमेंड कर दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, तो परमानेंसी नहीं है। प्लस कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है कोई, मतलब किसी एक फिलॉसफी को लेके हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं बने हैं, कई सारी फिलॉसफी का मिश्रण है। इसलिए समटाइम जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके डेफिनेशन को इंटरप्रेट करने बैठते हैं तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का। बट क्रिटिसिज्म को छोड़ दीजिए, बट फंडामेंटल राइट्स को अगर देखा जाए तो वैसे काफ़ी फायदे भी हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ बैलेंस जो होता है, ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेक्चर्स की अपडेट लगातार मिलती रहे। थैंक यू।